गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने कक्षा 12 में सब्जेक्ट हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे कुषाण वंश। प्रारंभ बात करते हैं कुषाणों की। तो कुषाण जो है वो पश्चिमी चीन में एक प्रांत हुआ करता था कानसू। इस प्रांत के अंदर एक खाना बदोश और एक बर्बर जाति हुआ करती थी यूची। इसी जाति से संबंधित जो थे वो थे कुषाण। तो कहा जाता है कि लगभग 165 ईसा पूर्व के अंदर हुणों ने इन यूची जातियों पर आक्रमण करके और हुणों ने इन्हें पराजित कर दिया था, इन्हें बुरी तरह से हरा दिया था और यहां से इनको खदेड़ दिया था। उसके बाद जो है वो वहां से खदेड़ने के बाद ये पश्चिमी दिशा की ओर चल पड़े थे और आक्सस घाटी में एक क्षेत्र आता है ताहिये प्रदेश, और यह प्रदेश जो है ना वो बैक्टीरिया का एक भाग हुआ करता था। इस प्रदेश में ये यहां आ गए थे और यहां इस प्रदेश के अंदर जब वो पहुंचे तो यहां शकों का शासन जो है वो हुआ करता था। तो बाद में कहते हैं कि इन्होंने शकों को हरा करके और इस पूरे प्रदेश पर इन यूची जाति ने अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर दिया था। बाद में आगे जाकर के ये जो यूची जाति थी ये 5 शाखाओं के अंदर विभाजित हो गई थी। 5 शाखाओं के अंदर विभाजित हो गई थी और ये इन 5 शाखाओं की अगर बात करें तो पहली शाखा आती है कुइसुंग थी, हियू मी थी, स्वांगमी थी, हिनतुन थी, वैतुमी। इस तरह से ये 5 जो है ये शाखाएं हुआ करती थी और इन 5 शाखाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी वो थी कुइसुंग। इस कुइसुंग शाखा ने क्या किया, अन्य 4 शाखाओं को पराजित करके और उनके जो जितने भी क्षेत्र या जितने भी प्रदेश हुआ करते थे उन सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। तो सबसे महत्वपूर्ण शाखा बन गई थी कुइसुंग और यही कुइसुंग जो है वो आगे चल करके क्या कहलाई, कुषाण। यानी ये कुइसुंग जो है वो बाद में कुषाण शब्द का प्रयोग करने लग गए थे। चलिए अब अपने शासकों की बात करते हैं। तो कुषाण वंश का सबसे पहला शासक था कजुल कैडफिसस। अगर इनके क्षेत्र की बात आए तो ईरान है, पार्थिया है, बैक्टीरिया है, ये इनके महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे। बैक्टीरिया प्रदेश जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान 3 कंट्रियों के मध्य स्थित जो क्षेत्र हुआ करता था वो कहलाया था बैक्टीरिया। प्रारंभ में कजुल कैडफिसस ने काबुल के बाद कश्मीर पर आक्रमण करके और वहां की सत्ता जो है वो हथियाली थी और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, तांबे के सिक्के जारी किए थे सबसे पहले। और ये जो तांबे के सिक्के जारी किए ये यूनानी और ख्रोष्टी 2 लिपियों में ये सिक्के हुआ करते थे। और कहा जाता है कि इनके जो मुख्य पृष्ठ हुआ करता था एक अन्य पृष्ठ हुआ करता था। यानी मुख्य पृष्ठ जो मुख्य भाग था सिक्कों का, उस सिक्कों पर यूनानी शासक हेरेमीस यानी हर्मियस का जो चित्र जो है वो आकृति जो है वो अंकित हुआ करती थी। और हर्मियस के बाद जो दूसरा पृष्ठ हुआ करता था सिक्कों का उसके ऊपर स्वयं की आकृति उत्कीर्ण हुआ करती थी। और हर्मियस की आकृति उत्कीर्ण होने से पता चलता है कि ये जो कजुल कैडफिसस था वो यूनानी शासक हर्मियस का जो है ना वो इसके अधीन हुआ करता था या इनके अधीन जो है वो शासन करता था। चलिए दूसरे शासक की बात करते हैं, विम कैडफिसस की। इन्होंने क्या किया, सिंधु नदी को पार करके वहां के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसके बाद तक्षशिला, उसके बाद पंजाब और गंगा घाटी क्षेत्र पर अधिकार करके ये अपने भारत के अंदर पूर्ण रूप से प्रवेश जो है वो कर गया था। और इसने क्या किया था, तांबे के तो सिक्के चलते थे, तांबे के साथ साथ बड़ी मात्रा में इन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए थे। और ध्यान रहे भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाला जो शासक था वो था विम कैडफिसस। इनके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल इन तीनों का अंकन हुआ करता था, जिनसे पता चलता है कि ये जो विम कैडफिसस था वो शैव धर्म का अनुयायी था, शैव मत का या शैव धर्म का अनुयायी था। इन्होंने महेश्वर, महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। चलिए इसके बाद चर्चा करेंगे तीसरे शासक की, कनिष्क। यानी
कनिष्क जो शासक था वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था कनिष्क। इनका जो शासन काल है वो 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक रहा था। यानी कनिष्क ने 78 ईस्वी में जब राजगद्दी हत्याई या जब राजगद्दी को प्राप्त किया या राजगद्दी पे जब ये बैठा तो इन्होंने एक संवत चलाया था जो इतिहास में शक संवत के नाम से जाना जाता है। और यही जो शक संवत था वो सूर्य कैलेंडर पर आधारित होने के कारण भारत सरकार द्वारा आज भी इस शक संवत को प्रयोग में लाया जाता है। और कनिष्क का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया और पार्थिया इन संपूर्ण क्षेत्र पर कनिष्क ने जो है वो अधिकार कर लिया था। और यूं कह सकते हो कि अगर पूर्व की बात करें तो बिहार, पश्चिम में खुरासान, उत्तर में पामीर और दक्षिण में कोंकण क्षेत्र पर विस्तृत था सम्राट कनिष्क का शासनकाल। चलिए अब इनके प्रमुख घटनाओं में अगर बात करते हैं तो पहली घटना आती है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। यानी इनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो अपने गुरु पार्श्व के कहने पर उनकी सलाह से ही कश्मीर के कुंडलवन में इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है, बौद्ध धर्म के 3 पिटक यानी त्रिपिटक, उन पर एक टीका लिखी गई थी जो इतिहास में महाविभाष के नाम से जानी जाती है। और महाविभाष को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान 2 शाखाओं के अंदर विभाजित हो गया था। चलिए अब इनके बात करते हैं इनके दरबारियों की। तो इनके दरबारी में अगर बात करते हैं तो पार्श्व है जो इनके गुरु थे। पार्श्व के बाद वसुमित्र है, वसुमित्र के बाद जो है वो अश्वघोष जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी सौंदरानंद प्रकरण है, सूत्रालंकार है, सारीपुत्र प्रकरण है, ठीक है ना। और फिर नागार्जुन जो इनके समय का एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने शून्यवाद या सापेक्षवाद का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। और एक थे चरक यानी आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे चरक जो कनिष्क के राजवैद्य भी थे। और इनकी जो रचना थी चरक संहिता। चलिए कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना राजधर्म घोषित कर दिया था। यानी स्वयं जो थे वो बौद्ध धर्म के मतायु थे या यूं कह सकते हो अनुयायी थे, मतायु थे या अनुयायी थे। कौन? कनिष्क। चलिए अब कनिष्क के सैन्य अभियान की बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था, पाटलिपुत्र के राजा को हरा करके। और पाटलिपुत्र के जब शासक को हराया था तो बदले में इन्होंने युद्ध हर्जाना मांगा। तो युद्ध हर्जाना जो है वो वह शासक दे नहीं सका। इसके बदले में यहां से इसे अश्वघोष और महात्मा बुद्ध का एक भिक्षा पात्र जो है वो मिला था। दूसरी अगर बात करते हैं साकेत यानी अयोध्या की, यहाँ के शासक को भी हरा करके अयोध्या पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया था। फिर बात करते हैं चीन से युद्ध। यह युद्ध जो है वो 88 ईस्वी में लड़ा गया था। तो चीन के अंदर इस समय जो प्रक्रिया थी वो थी, मतलब चीन के अंदर जो शासन हुआ करता था वो हान वंश का शासन हुआ करता था और शासक थे होती। और यह जो युद्ध हुआ था वो तुर्किस्तान यानी ये जो चीनी का ये एक पार्ट है तुर्किस्तान। तो चीनी तुर्किस्तान के अंदर कासगर, यारकंद और खोतान इन 3 प्रदेशों को लेकर के यह युद्ध हुआ था। इन तीनों प्रदेशों पर जो कनिष्क जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, इन तीनों पर आक्रमण करके इन तीनों पर कब्जा करना चाहता था। तो हान वंश का शासक होती, इनका जो सेनापति था वो था पांचाओ। तो प्रारंभ में कनिष्क ने पांचाओं के पास एक संदेश भेजा था, वो संदेश था विवाह प्रस्ताव का। तो पांचाओं ने विवाह प्रस्ताव इसलिए था कि होती की राजकुमारी से कनिष्क विवाह करना चाहता था। तो पांचाओं ने इसे होती का अपमान समझा और इन्होंने मतलब क्या है कि कनिष्क को युद्ध की चुनौती दे डाली। कनिष्क और इनके मध्य भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें पांचाओं की विजय हुई थी। कनिष्क बुरी तरह से हार गया था, लेकिन कनिष्क ने जो है ना वो अपना
धैर्य नहीं खोया, साहस से काम लिया उन्होंने और पुनः एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। संयोग से पान चाओ की मृत्यु होगी और इसके बाद पान यांग यहाँ का शासक बन गया, सेनापति बन गया। फिर सम्राट कनिष्क ने पान यांग को हरा करके और काशगर, यारकंद और खोतान पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद इसने कनिष्क ने कश्मीर पर भी आक्रमण किया, कश्मीर के शासक को भी पराजित किया था। और कश्मीर पर आक्रमण जो है ना, वो इनकी जो इनके बारे में जो जानकारी है वो कलहण का राज तरंगणी नामक जो ग्रंथ था उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इन्होंने कश्मीर के अंदर एक नगर बसाया था, कनिष्कपुर कश्मीर में बसाया था, जबकि पुरुषपुर जो है वो पेशावर में, पेशावर यानी पाकिस्तान के अंदर स्थित यहां बसाया था। चलिए, मालवा पर भी अधिकार किया था, सांची अभिलेख से पता चलता है। इसके बाद रेशम मार्ग पर भी अपना जो है वो अधिकार जो है ना वो जताया था, ये यूं कह सकते हो, अपने रेशम मार्ग को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। यह मार्ग जो है वो चीन से रोम की तरफ जाता था। तो भारतीय व्यापारी जो है ना वो क्या करते थे, चीन से रेशम खरीदते थे और रोमन साम्राज्य की ओर ले जाते थे और यहां बेचते थे और बहुत अधिक सोना प्राप्त करते थे। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो आती है किसके बारे में, सम्राट कनिष्क के बारे में। और अंतिम जो घड़ी थी, कहते हैं कि कनिष्क की मृत्यु 101 ईस्वी के अंदर हुई थी और कनिष्क जो है ना वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, लेकिन अपने विजय अभियान को नहीं त्यागा। इसलिए यहां जो इनके सैनिक थे, इनके जो सेनापति थे, वो काफी त्रास थे, यानी काफी परेशान हो गए थे। और अंततः क्या हुआ था, कनिष्क को अपने ही सैनिकों ने मतलब इनका जो है ना वो वध कर दिया था, इनकी हत्या करती थी। तो ये थे महान शासक कनिष्क के बारे में। ओके, थैंक यू बच्चों।